हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह। गाइज, अगर आपको ये चैप्टर आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो बेटा ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत करोगे और बिल्कुल एंड तक जाओगे तो आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो फिर बेटा आपके दिमाग में कंफ्यूजन घुसेगी। इसलिए अच्छी बात है आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो। अब गाइज, जैसे ही हम ब्लड ग्रुप के बारे में नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि भैया हम किस किस को ब्लड दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भैया हम किस किस से ब्लड ले सकते हैं। और हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर उनकी बात करें तो बेटा वहां से ये क्वेश्चन आता है कि भैया ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था। अरे भाई, ए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। आता है या नहीं आता आपके दिमाग में क्वेश्चन? आता है बेटा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सर्वग्राही कौन है, यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है जो बेटा सबसे ब्लड ले सकता है, वो होता है सर्वग्राही। और सर्वदाता कौन है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है बेटा जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये सारी चीजें बेटा हमारे दिमाग में आती है। तो गाइज, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह। तो बेटा हेडिंग क्या लगाओगे आप? ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह। चलो भाई शुरुआत करते हैं। याद रखना बेटा ये चैप्टर 3 क्लास में कंप्लीट होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ए ब्लड ग्रुप के बारे में, बी ब्लड ग्रुप के बारे में, ओ ब्लड ग्रुप के बारे में और ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में कि किस तरीके से इनकी खोज हुई और किस तरीके से बेटा ये एक दूसरे से ब्लड ले सकते हैं और एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बेटा कि कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, तो कोई कहेगा 4 होते हैं, कोई कहेगा 8 होते हैं। नहीं बेटा, ये आपका गलत आंसर है। हमें नहीं पता सर कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, हमें तो सिर्फ ये बताओ कि जो हमारा मानव है यानी कि हम जो है, हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसमें ब्लड ग्रुप कितने होते हैं। तो बेटा 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन हम हमारे यानी कि मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में जिस सिस्टम में पढ़ते हैं बेटा, उस सिस्टम को कहा जाता है एबीओ सिस्टम। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, एक एबीओ सिस्टम होता है और इस सिस्टम में हम बेटा मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह के बारे में, मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन करते हैं। मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अध्ययन करते हैं। देखिए बेटा, होता क्या है, संसार में बहुत सारे सिस्टम है, लगभग बेटा 55 सिस्टम है। इन 55 सिस्टम में बेटा अलग अलग जीवों के रक्त समूह के बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन हमें हमारे जो सिलेबस में है बेटा, हमारे सिलेबस में तो हमारा ब्लड ग्रुप है, तो हम तो हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें क्या मतलब बेटा इन 55 में से, इन 55 से हमारा क्या मतलब? हमें जो पढ़ना है बेटा, हमें पढ़ना है हमारा ब्लड ग्रुप यानी कि हमारा रक्त समूह। और बेटा हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में आप जिस सिस्टम में पढ़ते हो उस सिस्टम को कहा जाता है एबीओ सिस्टम। और बाकी के बेटा जितने भी जीव है, अन्य जीव है,
उनके ब्लड ग्रुप के बारे में, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, इनके ब्लड ग्रुप के बारे में अगर आप जिस सिस्टम में पढ़ते हो तो वो सिस्टम बेटा इसमें आते हैं, इन 55 सिस्टम में से। तो हमें क्या मतलब कि भैया गाय का ब्लड क्या है, भैंस का ब्लड ग्रुप क्या है, गाय का ब्लड ग्रुप क्या है, कुत्ते का ब्लड ग्रुप क्या है, हमें नहीं जानना भैया। हमें जानना है हमारे बारे में। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब बात आती है कि भैया इस एबीओ सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ये बताओ सर, हमारे काम का तो ये है, क्योंकि हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में हम जिस सिस्टम में पढ़ते हैं वो है भैया एबीओ सिस्टम। तो याद रखना बेटा, ये जो एबीओ सिस्टम होता है, इस एबीओ सिस्टम में मुख्य रूप से जो मुख्य है बेटा वो 4 ब्लड ग्रुप है। मुख्य कितने हैं? 4 ब्लड ग्रुप मुख्य। कौन कौन से हैं? एक तो है बेटा ए, एक होता है बी, एक होता है ओ और एक होता है बेटा ए बी। ये बेटा 4 मुख्य ब्लड ग्रुप है। लेकिन वैसे देखा जाए बेटा तो भैया 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। कितने ब्लड ग्रुप होते हैं बेटा? 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। एक होता है बेटा ए पॉजिटिव, एक होता है ए नेगेटिव, एक होता है बी पॉजिटिव, एक होता है बेटा बी नेगेटिव, एक होता है बेटा ओ पॉजिटिव, एक होता है ओ नेगेटिव, एक होता है बेटा ए बी पॉजिटिव और एक होता है बेटा ए बी नेगेटिव। तो बेटा हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो 8 प्रकार का होता है। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो हम बेटा इन ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। हम इन ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? ओके। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया सबसे पहले इस एबीओ सिस्टम के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया? आता है ना दिमाग में? तो याद रखना बेटा, समय था सन 1900 और 1900 में एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। इस कोर लैंडस्टीनर ने बेटा सन 1900 में, इस कोर लैंडस्टीनर ने, थोड़ा सा कैमरा इधर घुमा देता हूं, इस कोर लैंडस्टीनर ने बेटा सन 1900 में ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और बेटा ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इन ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, इनकी बेटा खोज की थी। और बेटा यही वो इंसान है जिसने सबसे पहले ये बताया कि ब्लड जो होता है बेटा वो एक दूसरे इंसान को चंडा कर बेटा इंसान की जिंदगी बचाई जा सकती है। यही वो महान वैज्ञानिक थे बेटा जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि भैया ब्लड एक दूसरे को डोनेट करके इंसान की जिंदगी बचाई जा सकती है। और इस उपलब्धता के फलस्वरूप, ये जो बेटा इन्होंने इतनी बड़ी खोज की थी, इसके फलस्वरूप बेटा इसे सन 1930 में बेटा नोबेल पुरस्कार दिया था। क्या दिया था बेटा? नोबेल पुरस्कार दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में दिया था? तो बेटा मेडिसिन के क्षेत्र में दिया था, क्योंकि इसने सन 1900 में ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी और यह बताया था बेटा कि इंसान को एक दूसरे को ब्लड डोनेट करके एक दूसरे की जिंदगी बचाई जा सकती है। इतनी बात क्लियर है? इसी वजह से बेटा इस कोर लैंडस्टीनर को, इसे बेटा एबीओ सिस्टम का जनक भी कहा जाता है। एबीओ सिस्टम का जनक भी कहा जाता है। किसे बेटा? इस कोर लैंडस्टीनर को। और बेटा ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले इसने बताया, तो आप कह सकते हो कि भैया ब्लड ग्रुप का जनक भी इसे ही कहा जाता है।
ब्लड ग्रुप का जनक भी इसे ही कहा जाता है बेटा। किसको? कोरलैंड स्टीनर को। बोलो, इतनी चीजें दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? कोई परेशानी अब तक नहीं होनी चाहिए। और देखिए, उसके बाद में बेटा लगभग 2 साल के बाद में देखो, सन 1900 में तो कोरलैंड स्टीनर ने ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है। उसके बाद में 1930 में से नोबेल पुरस्कार दिए गए थे मेडिसिन के क्षेत्र में। इसे एबीओ सिस्टम का जनक कहा गया और इसका ब्लड ग्रुप का जनक भी कहा गया, क्योंकि सबसे पहले इसी वैज्ञानिक ने बताया था कि ब्लड एक दूसरे को डोनेट करके एक दूसरे की जिंदगी बचाई जा सकती है। लेकिन सन 1900 के 2 साल बाद में 1902 में बेटा 2 वैज्ञानिक और आए। उसका नाम था बेटा डक्सटिलियो। एक का नाम था डक्सटिलियो और इसके साथ में एक वैज्ञानिक और था स्टर्लिंग। इन दोनों वैज्ञानिकों ने बेटा ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी भैया। याद रखना, ये जो ओ ब्लड ग्रुप है बेटा, पहले इसे जीरो ब्लड ग्रुप कहा जाता था। पहले इसे क्या कहा जाता था? इसे जीरो ब्लड ग्रुप कहा जाता था। बाद में बेटा जैसे ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, ए बी बोलते हैं, तो अल्फाबेट के हिसाब से ओ अच्छा लगा, इसलिए बेटा इसे जीरो को ओ में कन्वर्ट कर दिया गया। इतनी बात क्लियर है? ओके। तो ये सारी कहानी अगर आपको समझ में आ गई है बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक बार और रिवीजन करवाऊं क्या? ओके। देखिए, हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में, मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में आप जिस सिस्टम में पढ़ते हो उस सिस्टम को कहा जाता है एबीओ सिस्टम। और एबीओ सिस्टम में मुख्य रूप से 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ और ए बी। लेकिन बेटा वैसे देखा जाए तो 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। एक होता है ए पॉजिटिव, एक होता है ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है तो इसके बारे में बेटा मैं आपको सेकंड क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, इसकी सेकंड क्लास में। आज की इस वीडियो में हम ए बी ओ और ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है? तो बेटा उसके बाद में सन 1900 में एक वैज्ञानिक आया कोरलैंड स्टीनर, जिन्होंने ए ब्लड ग्रुप की खोज की, बी की खोज की और ओ ब्लड ग्रुप की खोज की। और बेटा इसके फलस्वरूप इसे 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि बेटा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था। इस वजह से बेटा इसे एबीओ सिस्टम का जनक भी कहा जाता है और इसे ब्लड ग्रुप का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि बेटा इन्होंने बताया था कि ब्लड एक दूसरे को डोनेट करके इंसानों की जिंदगी बचाई जा सकती है। और उसके बाद में बेटा सन 1902 में डक्सटिलियो और स्टर्लिंग नाम के 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने एबी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इन्होंने एबी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। बोलो, इतनी चीजें क्लियर हुई? तो ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिया? ओके। देखिए भैया, इतनी बात क्लियर? ओके। अब नोट लगाकर 2 चीजों के बारे में लिखना। समझाता हूं, रुको पहले लिख लेता हूं नोट। एक शब्द है बेटा एंटीजन, इसे एजी से लिखते हैं और इसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिजन। और दूसरा शब्द है बेटा एंटीबॉडी। क्या? एंटीबॉडी। इसे बेटा एबी से लिखते हैं और इसे कहा जाता है प्रतिरक्षी। क्या कहा जाता है बेटा? प्रतिरक्षी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या है एंटीजन और क्या है एंटीबॉडी। तो याद रखना बेटा, ये हमारे ब्लड में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल है। ये हमारे ब्लड में पाए जाने वाले अणु हैं, जिसकी संरचना कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। ये मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं और जिस प्रोटीन के बने होते हैं बेटा उस प्रोटीन को कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। और आपके एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि जो एंटीजन और जो एंटीबॉडी है बेटा, इनकी जो संरचना होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? तो आपके खून में, आपके ब्लड में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल है, पाए जाने वाले अणु है। इनकी संरचना किसकी बनी हुई होती है? तो बेटा इनकी संरचना बनी हुई होती है बेटा कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की, लेकिन मुख्य रूप से प्रोटीन की बनी हुई होती है बेटा इनकी संरचना। और किस प्रोटीन की बनी होती है? तो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है।
मैंने यहाँ पर लिखा है कि एंटीजन को एजी से लिखते हैं, हिंदी में इसे प्रतिजन कहा जाता है। एंटीबॉडी को एबी से लिखते हैं, इसे प्रतिरक्षी कहा जाता है। ये ब्लड में पाए जाने वाले, आपके खून में पाए जाने वाले मोलिक्यूल यानी कि अणु है, जिसकी संरचना कार्बोहाइड्रेट वह प्रोटीन की बनी होती है, जिसकी संरचना कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की बनी होती है। लिख लेना भैया, नोट्स बना लेना, ठीक है। जिसकी संरचना बेटा कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की बनी हुई होती है। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेटा याद रखना, ये जो होते हैं ये मुख्यतः एनसीईआरटी में लिखी हुई ये बातें मुख्यतः ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। और प्रोटीन में भी किसकी? तो बेटा ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है मुख्यतः ये बेटा ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। मुख्यतः ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। बोलो इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? मैंने क्या कहा? एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? आपके खून में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल है जिसकी संरचना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन इसमें जो मुख्यतः आता है बेटा वो प्रोटीन आती है। और कौन सी प्रोटीन आती है? वो आती है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है इनकी संरचना। तो ये लाइन लिख सकते हो। लिख लिया आपने? ओके। अब बेटा एक तरफ तो लिख लीजिए एंटीजन, जिसे आप एजी से व्यक्त करते हो, और दूसरी तरफ लिख लीजिए बेटा आप एंटीबॉडी जिसे आप एबी से लिखते हो। ये प्रतिजन है, ये प्रतिरक्षी है। मैंने आपको बता दिया दोनों ही ब्लड में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल है और ये ग्लाइकोप्रोटीन की एक संरचना है। लेकिन बात आती है कि भैया हमारे ब्लड में कहाँ पर उपस्थित होती है? आरबीसी में पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पर पाई जाती है, प्लेटलेट्स पर पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती है। भाई आपके ब्लड के मुख्य रूप से 4 ही तो भाग है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। जो प्लाज्मा तो ब्लड का तरल वाला भाग है, द्रव वाला भाग है, और ये ठोस वाले भाग है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो बेटा जो एंटीजन होता है ये आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर मौजूद होता है। आरबीसी की जो पृष्ठीय सतह होती है, सरफेस एरिया होता है, इस पृष्ठीय सतह पर उपस्थित होता है। कौन बेटा? एंटीजन। वो आरबीसी का आकार कैसा होता है? आप कह सकते हो पेड़ाकार होता है या फिर अंडाकार होता है। तो मैं ऐसे ही नॉर्मल एक रफली तरीके से एक आरबीसी बना देता हूं। मैंने बना दिया, ये क्या है? आरबीसी है। तो बेटा इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर इस तरीके से वाई के शेप में जो संरचना दिखाई देती है, अगर आप माइक्रोस्कोप में किसी आरबीसी को देखोगे तो उस पर बेटा अगर आपको कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई दे छोटी छोटी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, तो बेटा वो होती है भैया एंटीजन। ये क्या है बेटा? ये है भैया एंटीजन। और बेटा ये एंटीजन 2 प्रकार की होती है। इसे स्मॉल ए से लिखते हैं और इसके दूसरे भाग को स्मॉल बी से लिखते हैं। मैंने कहा कि एंटीजन 2 प्रकार की होती है, एक स्मॉल ए और एक स्मॉल बी। इतनी बात क्लियर? ओके। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा यहाँ तक। एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं तो इसे कहा जाता है बेटा क्या? एंटीबॉडी को क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षी। इसे एबी से लिखते हैं। और बेटा ये डब्ल्यूबीसी की सतह पर, प्लाज्मा की सतह पर और प्लेटलेट्स इन पर उपस्थित होती है बेटा, इन पर ये उपस्थित होती है। अब डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? अनियमित होता है, अमीबा के समान होता है। अमीबा का आकार भी अनियमित होता है।
तो मान लीजिए मैंने ये बना दी बेटा WBC, वैसे रफली। तो बेटा ये कुछ इस तरीके से वाई शेप में WBC पर भी उपस्थित होती है, कुछ इस तरीके से। लेकिन ये क्या है बेटा, ये है बेटा एंटीबॉडी, प्लाज्मा में भी उपस्थित होती है, ये प्लाज्मा में भी उपस्थित होती है। प्लाज्मा द्रव होता है तो उसमें वाई शेप की जो आकृति आपको दिखाई देती है बेटा, वो होती है आपकी एंटीबॉडीज। तो ये क्या है बेटा, ये है भैया एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी भी बेटा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। इसे लिखते हैं बेटा कैपिटल में ए से और कैपिटल में बी से। बोलो क्या एंटीबॉडी के बारे में और एंटीजन के बारे में आपको समझ में आया? पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट। बोलो भैया क्या ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? अब मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। एंटीजन जिसे आप एजी से लिखते हो इसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिजन। एंटीबॉडी जिसे आप एबी कहते हो, एबी से लिखते हो, और इसे कहा जाता है प्रतिरक्षी। ये दोनों ही बेटा ब्लड में पाए जाने वाले अणु हैं, दोनों ही ब्लड में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल हैं। इसकी संरचना मुख्यतः प्रोटीन की बनी होती है। जिस प्रोटीन की बनी होती है उसका नाम है बेटा ग्लाइकोप्रोटीन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एंटीजन और एंटीबॉडी की जो संरचना होती है वो मुख्यतः ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है, जो मैंने आपको लिखवा दिया। एक तरफ हमने एंटीजन लिखा, एक तरफ हमने एंटीबॉडी लिखी। जो एंटीजन है ये आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर उपस्थित होता है, कुछ इस तरीके से वाई शेप में इसकी आकृति दिखाई देती है। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो वाई शेप में जो आपको आकृति दिखाई देती है वो एंटीजन होता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक स्मॉल ए और एक स्मॉल बी। इधर बात करें एंटीबॉडी की बेटा, तो एंटीबॉडी WBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स की पृष्ठीय सतह पर उपस्थित होता है, ये इनमें उपस्थित होता है। ये WBC मैंने आपको बनाई, यहाँ पर वाई शेप की जो आकृति दिखाई दे रही है एंटीबॉडी है। और ये दो प्रकार का होता है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। बोलो इतनी बातें क्लियर है? अब याद रखना बेटा, जो एक ब्लड होता है उस एक ब्लड में बेटा ये एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं हो सकती। अगर ये समान होगी तो बेटा ये एक दूसरे से लड़ने का कार्य करेंगे। और बेटा अगर ये एक दूसरे से लड़ेंगे तो जो एंटीजन होता है बेटा ये आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर उपस्थित होता है। तो अगर एंटीबॉडी एंटीजन को मारती है, ये एंटीबॉडी क्या करती है बेटा, ये संक्रमण से लड़ने का कार्य करती है। तो एंटीबॉडी एंटीजन को मारेगी, क्योंकि एंटीजन छोटा भाई है, ये समझ सकते हो आप, समझने के लिए बता रहा हूं, और एंटीबॉडी बड़ा भाई है। तो ये एक जगह पर नहीं रह सकते, ये सेम एक जगह पर नहीं रह सकते बेटा। तो ये ब्लड में, सेम ब्लड में एक दूसरे के विपरीत उपस्थित होते हैं। अगर सेम होते हैं तो ये एक दूसरे से लड़ने का कार्य करते हैं। और जो एंटीबॉडी होती है बेटा ये एंटीजन को मारती है, और एंटीजन आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर उपस्थित होता है, इसलिए बेटा आरबीसी भी नष्ट हो जाती है। और अगर ब्लड में से आरबीसी नष्ट हो गए तो खून में ब्लड की कमी आ जाएगी। होता क्या है बेटा, जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही आपस में सेम ब्लड में सेम हो जाती है बेटा, तो ब्लड का स्कंदीकरण हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा डैमेज हो जाता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहले ये बताओ, इनको मिटा दूं क्या? ओके ठीक। अब देखते हैं बेटा कि भैया हमारे जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों ने किस तरीके से पता लगाया कि भैया हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ओ होगा या फिर ए बी होगा। भाई अब तक हमने एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में जाना और बेटा ब्लड ग्रुप का इतिहास जाना। अब बात करते हैं बेटा कि किस तरीके से पता लगाया हमारे वैज्ञानिकों ने कि हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा या फिर बेटा ओ होगा या फिर ए बी होगा। तो नोट लगाकर एक बात लिखना बेटा, वो क्या लिखोगे कि समान रक्त में, जैसे कि मैंने मेरा रक्त लिया है तो मैं मेरे रक्त की ही बात कर रहा हूं, अभी समझाऊंगा आपको। समान रक्त में जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, आरबीसी की इस पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है, जो एंटीजन होता है, जो एंटीजन होता है वहीं बेटा, वहीं
उस रक्त का ब्लड ग्रुप होता है, वही उस रक्त का ब्लड ग्रुप होता है। तो बेटा कोरलैंड स्टीनर जी ने क्या बताया, उन्होंने ये बताया, जब ए ब्लड ग्रुप की खोज की, बी की, ओ की, तो उन्होंने ये बताया कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन उपस्थित होता है, अभी हमने देखा था ना, जो एंटीजन था वो आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर उपस्थित था। तो बेटा इन्होंने बताया कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन उपस्थित होता है बेटा, वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। उन्होंने कहा कैसे, तो देखिए ये रहा बेटा आपका एंटीजन और ये रहा आपका ब्लड ग्रुप। ध्यान से समझना, अगर ध्यान से नहीं समझोगे दिमाग के बाहर बातें चली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे ही चीजें कठिन आती जाती है। मैंने लिख रखा है कि समान रक्त में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन उपस्थित होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। अगर बेटा मैं मेरे ब्लड की बात करूं तो मैंने मेरा ब्लड निकाला, मैंने मेरे ब्लड की आरबीसी पर जांचा कि मेरे ब्लड की आरबीसी पर जो एंटीजन उपस्थित है वही मेरा ब्लड ग्रुप है, वही मेरा क्या है बेटा, ब्लड ग्रुप है। तो वैज्ञानिक ने बताया, कोरलैंड स्टीनर जी ने बताया बेटा कि समान रक्त में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है। तो मान लीजिए बेटा एक ब्लड है, उसकी जो आरबीसी है, उसकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है और एंटीजन को आप स्मॉल ए से लिखते हो, तो जो एंटीजन होगा आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। तो बेटा अगर मेरी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है तो बेटा मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। ठीक है। अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है तो बेटा मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, मेरा ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन भी उपस्थित है और बी एंटीजन भी उपस्थित है तो बेटा मेरा ब्लड ग्रुप होगा ए बी। लेकिन बेटा आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन भी उपस्थित नहीं है और बी एंटीजन भी उपस्थित नहीं है तो बेटा वो ब्लड ग्रुप होगा जीरो। पहले से जीरो कहा गया था, बाद में इसे ओ कहा गया था। तो कोरलैंड स्टीनर ने पहले से जीरो कहा, बाद में अल्फाबेट के हिसाब से जमा कर इसे ओ में कन्वर्ट कर दिया। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। समान रक्त में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन उपस्थित होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। इतनी बात क्लियर है। तो बेटा आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन था वही मैंने ब्लड ग्रुप ले लिया। तो कुछ इस तरीके से बेटा वैज्ञानिकों ने इन रक्त समूह के बारे में बताया, इन रक्त समूह के बारे में बताया, इन ब्लड ग्रुप के बारे में बताया, इन रक्त समूह के बारे में बताया, इन ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। अब एक नोट लगाकर एक चीज और लिखना बेटा, ये दूसरा नोट है, ये नोट 1 है और ये नोट 2 है। नोट 2 को बेटा अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं, हाँ पर आपको क्या पता, अभी तो मैं बताने वाला हूं ना नोट 2 में क्या लिखूंगा। देखिए समान रक्त की ही बात इसमें हो रही है बेटा। समान रक्त में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, आरबीसी की जो पृष्ठीय सतह है बेटा, इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन है, जो एंटीजन है उसके विपरीत, उसके विपरीत उसी रक्त में, उसी रक्त में एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी होगी। अब बेटा दूसरा नोट मैंने क्या लिखवाया है कि समान रक्त की बात कर रहा हूं, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है उसके विपरीत उसमें एंटीबॉडी उपस्थित होती है। पहला नोट मैंने क्या लिखवाया था कि समान रक्त में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है वही बेटा उसका ब्लड ग्रुप होता है। तो इसको मैं छोटा करके लिख देता हूं, सेम ये चीजें।
अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या कहा कि समान रक्त में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है, जो एंटीजन होता है बेटा, वही उसका ब्लड ग्रुप होता है, वही उसका बेटा ब्लड ग्रुप होता है। अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है तो बेटा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए बी एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई एंटीजन नहीं है तो बेटा उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। ये नोट 1 के हिसाब से मैंने ये सारणी बनाई है। अब इस नोट 1 के हिसाब से मैंने ये जो सारणी बनाई है, इसमें ही बेटा मैंने नोट 2 में सिखाई हुई बातों को ऐड करता हूं। नोट 2 में मैंने आपको सिखाया है बेटा कि समान रक्त में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन है उसके विपरीत बेटा उसी रक्त में एंटीबॉडी होगी, उसके विपरीत उसी रक्त में एंटीबॉडी होगी। तो बेटा मैं एंटीबॉडी लिख देता हूं, मैं एंटीबॉडी लिख देता हूं। मैंने क्या लिखा है कि समान रक्त में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा, यानी कि ए एंटीजन है, तो उसके विपरीत एंटीबॉडी होगी। और एंटीबॉडी को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं बेटा। तो इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है तो इसके विपरीत बेटा एंटीबॉडी होगी, यानी कि बी होगा, यानी कि बेटा बी होगा। मैंने क्या कहा कि समान रक्त में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर बी एंटीजन है तो उसके विपरीत एंटीबॉडी होगी, यानी कि अगर यहां पर बी है बेटा तो यहां पर एंटीबॉडी ए होगा। मैंने क्या कहा कि समान रक्त में अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए बी एंटीजन है, अगर ए बी एंटीजन है बेटा तो उसमें उसके विपरीत एंटीबॉडी होगी। अगर बेटा इसमें ए बी एंटीजन है तो उसके विपरीत की बात करें तो बेटा कहने का मतलब इसमें एंटीबॉडी होगी ही नहीं, क्योंकि इसके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए बी एंटीजन उपस्थित है। इस वजह से बेटा इसके विपरीत के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा एंटीबॉडी तो दो ही होती है, या तो ए होती है या बी होती है या फिर ए बी होती है। तो दोनों ही एंटीजन आ गए तो इसमें बेटा कोई एंटीबॉडी होगी ही नहीं। अगर चौथे नंबर की बात करें कि अगर समान रक्त में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है तो उसके विपरीत एंटीबॉडी होगी। अरे भाई कोई एंटीजन ही उपस्थित नहीं है तो इसमें जो एंटीबॉडी होगी बेटा वो ए बी होगी। बोलो ये चीजें आपके दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? अगर ये चीजें समझ में आ गई ना बेटा तो ये समझ लेना कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। अगर यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई है बेटा तो उसका मतलब यह है कि आपको बहुत सारी कहानी समझ में आ गई। नोट 1 में मैंने क्या लिखा है कि समान रक्त में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा बेटा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। समान रक्त की बात कर रहे हैं, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। ए एंटीजन अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर तो आपका ब्लड ग्रुप भी ए होगा। अगर आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप भी बी होगा। अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए बी एंटीजन है तो बेटा आपका ब्लड ग्रुप भी ए बी होगा। अगर आपके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है तो उसका मतलब जीरो ब्लड ग्रुप है आपका, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप है। दूसरा नोट मैंने क्या लिखा है कि समान रक्त में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन पाया जाता है उसके विपरीत एंटीबॉडी होती है। अरे भाई विपरीत होती है, अगर ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी होगी। इसे समान रक्त में तो देखो यहां पर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है तो इसके विपरीत बी एंटीबॉडी है। लिखना पड़ेगा बेटा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा नोट यही कहता है कि समान रक्त में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा उसके विपरीत एंटीबॉडी होगी। अगर ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी होगी, अगर बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगी, अगर ए बी एंटीजन है तो बेटा एंटीबॉडी होगी ही नहीं। और बेटा अगर एंटीजन नहीं है, अगर एंटीजन नहीं है तो ए बी एंटीबॉडी होगी। अब बोलो यहां तक की चीज समझ में आई या नहीं आई? यहां तक की चीज समझ में आई या नहीं आई? तो किस तरीके से हमारे ब्लड ग्रुप की खोज हुई और किसके आधार पर हुई थी? एंटीजन के आधार पर हुई थी। और बेटा हमारी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है उसके विपरीत एंटीबॉडी होती है। यहां तक की कहानी आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ चुकी है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है बेटा, जल्दी बता दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। क्या इतनी चीजें आपके दिमाग में घुसी क्या?
आशा करता हूं बेटा बहुत अच्छे से ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप जो किताबों में जो सारणी देखते हो बेटा कि भैया ए ब्लड ग्रुप वाला किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किससे एक्सेप्ट कर सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किससे एक्सेप्ट कर सकता है, उस सारणी के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन बेटा उस सारणी को समझने से पहले आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। एक घर है बेटा, उस घर में दो भाई रहते हैं, एक छोटा रहता है एक बड़ा रहता है। अगर वो दोनों के देखो उस घर में बेटा अलग अलग रूम बने हुए हैं और बेटा वो दोनों अलग अलग रूम में रहते हैं। अगर वो एक रूम में आ जाते हैं बेटा तो वो आपस में झगड़ने लग जाते हैं। जो बड़ा भाई है उसका नाम है एंटीबॉडी, जो छोटा भाई है बेटा उसका नाम है एंटीजन। तो बड़ा वाला हर हमेशा छोटे वाले को मारता है, बड़ा वाला हर हमेशा छोटे वाले को मारता है। इतनी बात क्लियर? घुसी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं घुसी है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है वो अब समझिए। देखिए होता क्या है बेटा, हमारे ब्लड में अगर हम किसी दूसरे से ब्लड लेते हैं, अगर हम किसी दूसरे से ब्लड लेते हैं बेटा तो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में सेम नहीं होने चाहिए। जैसे हम समान ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एंटीजन और जो एंटीबॉडी है बेटा ये दोनों समान नहीं होने चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर ए एंटीजन लिखा है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी लिखा है बी। यहाँ पर अगर बी एंटीजन लिखा है तो मैंने ए एंटीबॉडी लिखा है। अगर यहाँ पर बेटा ए बी एंटीजन है तो यहाँ पर एंटीबॉडी है ही नहीं है। यहाँ पर अगर कुछ भी एंटीजन नहीं है तो यहाँ पर बेटा ए बी एंटीबॉडी है। यानी कि एक रक्त में, समान रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी बेटा कभी भी सेम नहीं हो सकते। अगर ये सेम हो गए बेटा तो क्या होगा, अरे भैया रक्त का स्कंदीकरण हो जाएगा, रक्त का थक्का जम जाएगा, आपकी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएगी रुधिर वाहिका जिसमें बेटा खून बहता रहता, हमारी खून की नस ब्लॉक हो जाएगी और आपको हार्ट अटैक आ जाएगा और बेटा आपका सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेटा जब भी किसी इंसान को ब्लड दिया जाता है या ब्लड लिया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप जांचा जाता है। अब हम बात करेंगे बेटा कि किसको हम कौन सा ब्लड ग्रुप, कहने का मतलब कि हम किस व्यक्ति को ब्लड दे सकते हैं और किस व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं। तो उनके ब्लड ग्रुप के बारे में हम बेटा डिटेल में बात करने वाले हैं कि ए वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता है, किस किस से ले सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है बेटा वो किस किस को ब्लड दे सकता है, किस किस से ले सकता है। तो दिमाग में जोर नहीं देना है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको सारणी याद नहीं होती है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका है, आप उससे भी सीख सकते हो। तो आपको कहने का मतलब सिखाकर चीज भेजनी है, यहां से ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दूं? ओके, बिल्कुल दिमाग पे जोर नहीं देना है, बिल्कुल भी दिमाग पर जोर नहीं देना है। अब बेटा ये जो सारणी है इस सारणी को मैं यहां पर बनाने वाला हूं, तो पहले सेम इसी सारणी को वहां पर बनाता हूं। मिटा दो, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बेटा जो आप किताबों में देखते हो उसमें 5 कॉलम होते हैं। एक होता है एंटीजन, एक होता है ब्लड ग्रुप, एक होता है एंटीबॉडी, और एक होता है बेटा डोनेट, और एक होता है रिसीव। एक क्या होता है बेटा, एक होता है रिसीव नहीं होता, एक्सेप्ट होता है। ठीक, ये 5 कॉलम होते हैं बेटा। एक होता है एंटीजन, एक ब्लड ग्रुप, एक एंटीबॉडी, एक डोनेट और एक एक्सेप्ट। अब आप सभी को पता है कि हमारी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। तो मान लीजिए आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, और बेटा इस एंटीजन के विपरीत इसमें एंटीबॉडी होगी, यानी कि इसमें एंटीबॉडी होगी बेटा बी। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है और उसके विपरीत उसमें एंटीबॉडी होती है। ये मैं दोनों नोट को एक साथ मिलाकर आपको सारणी लिखा रहा हूं, जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बहुत अच्छे से समझाया है।
आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा और उसके विपरीत एंटीबॉडी होगी। अगर इसमें ए बी एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, लेकिन इसमें एंटीबॉडी होगी ही नहीं, क्योंकि बेटा सेम हो जाएंगे तो ब्लड का स्कंदीकरण हो जाएगा, आपका ब्लड जम जाएगा, और ब्लड जम गया तो बेटा क्या होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। अगर बेटा आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा बेटा, और उसमें एंटीबॉडी होगी, वो होगी एबी। तो जब भी हम ब्लड किसी को देते हैं और जब भी हम किसी से ब्लड लेते हैं बेटा, तो हमें दो चीजों के बारे में ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है कि एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी समान नहीं होनी चाहिए। एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी समान नहीं होनी चाहिए। एंटीजन और एंटीबॉडी बेटा कभी भी समान नहीं होनी चाहिए। जब भी हम किसी से ब्लड लेते हैं और जब भी हम किसी को ब्लड देते हैं, तब हमें ये चीज ध्यान रखनी। ठीक है भाई, तो इतनी बात क्लियर। पहले ये बताओ, क्या यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? ओके, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक ले लिया? ओके, देखिए भैया, अब यहां से समझना थोड़ा सा मुश्किल है भाई। यहां तक की कहानी तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझा दी, लेकिन अब यहां से आगे समझना स्टूडेंट को थोड़ा कठिन लगता है। तो मैंने क्या कहा कि एंटीजन और एंटीबॉडी बेटा समान रक्त में सेम नहीं होने चाहिए। अगर ये सेम हो गए तो ब्लड का स्कंदीकरण हो जाता है, ब्लड में रक्त का थक्का जम जाता है, आपकी जो खून की नस है बेटा उसमें खून जम जाता है, इंसान को हार्ट अटैक आता है और आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम डगमगा जाता है, डैमेज हो जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हमें एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं करनी। ठीक है भाई, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखते हो तो बेटा जो ए बी ब्लड ग्रुप है, यानी कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसमें एंटीबॉडी नहीं है, इसमें एंटीबॉडी नहीं है। अब बेटा इसमें एंटीबॉडी नहीं है, अब एंटीबॉडी क्या करती है बेटा, बाहर से आने वाले रक्त में बाहर से आने वाले संक्रमण से लड़ने का कार्य करती है। जो ब्लड में उपस्थित है पहले से, उससे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई बाहर से नई चीज आ गई तो बेटा ये उसको मार देती है। कौन? एंटीबॉडी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब बेटा आपके ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी है ही नहीं, तो बेटा बाहर से कोई भी चीज आ जाए इसके शरीर में, अरे भाई बाहर से कोई भी चीज आ जाए इसके शरीर में तो इसको कोई एलर्जी है क्या किसी से? नहीं, एबी वाले को कोई एलर्जी नहीं है, क्योंकि इसके घर में बेटा कोई लड़ने वाला है ही नहीं, इसमें एंटीबॉडी ही उपस्थित नहीं होती। जब बेटा एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होगी तो इसके घर में तो कोई भी आ सकता है भाई, इसके घर में तो कोई भी आ सकता है। मैंने क्या कहा था कि समान रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए। जब बेटा इसमें एंटीबॉडी नहीं है तो क्या बेटा सेम होगी क्या? क्या सेम हो सकती है क्या जब इसमें एंटीबॉडी ही नहीं है? तो नहीं हो सकती बेटा। तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, ये जो ए बी वाला व्यक्ति है इसको सब ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ही नहीं है। अब बेटा इसमें एंटीबॉडी नहीं है तो इसके घर में कौन कौन आ सकता है? ए बी आ सकता है बेटा, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ही नहीं है, लड़ने वाला कोई है ही नहीं है। इसके घर में बेटा बी भी आ सकता है, इसके घर में ए भी स्वयं तो आ ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है स्वयं में तो, और बेटा इसके पास ओ भी आ सकता है, यानी कि ये बेटा सबसे ब्लड ले सकता है। और बेटा जो सबसे ब्लड ले सकता है उसे कहा जाता है बेटा सर्वग्राही, उसे कहा जाता है बेटा सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है बेटा। तो ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है बेटा जो सबसे ब्लड ले सकता है? वो है बेटा ए बी, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता और इस वजह से बेटा इसके घर में कोई भी आ सकता है। अरे जिस घर में बेटा मुखिया ताकतवर नहीं है, लड़ने वाला नहीं है, मजबूत नहीं है, उस घर में तो हर कोई जा सकता है, हर कोई आक्रमण कर सकता है और हर कोई मारपीट कर सकता है और चोरी करके ले जा सकता है। लेकिन जिस घर में मजबूती होती है उस घर में कोई आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, वो जा सकता है। तो ठीक इसी तरीके से बेटा देखा जाए तो जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसमें एंटीबॉडी पाई जाती है, ए और बी दोनों ही मजबूती है, लेकिन बेटा इसमें एंटीजन नहीं होती, लेकिन इसमें एंटीजन नहीं होती। जब बेटा ये किसी के घर में जाएगा
जब ये किसी के घर में जाएगा तो इसमें एंटीजन है ही नहीं है। जब इसमें एंटीजन है ही नहीं है तो क्या एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो सकती है क्या? नहीं होगी बेटा, क्योंकि इसमें एंटीजन है ही नहीं है। ये दूसरे के घर में जाएगा, दूसरे इंसान को इससे खतरा है ही नहीं है, तो बेटा ये उसके घर में आसानी से जा सकता है, क्योंकि बेटा इसमें जो एंटीजन होती है बेटा वो होती ही नहीं है। तो बेटा ये जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ये ओ के पास यानी कि समान वाले के पास तो वैसे भी जा सकता है। सभी देखो, समान रक्त वाला समान वाले से ले सकता है और दे सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सिंपल, अभी मैं समझा दूंगा क्यों दे सकता है और क्यों ले सकता है, लेकिन अभी आपको ये बातें ध्यान रखनी है। समान वाला समान को दे सकता है और समान वाला समान को ले सकता है। तो ओ वाला ओ को तो दे सकता है, उसके अलावा ओ वाला ए के घर में भी जा सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है, एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होगी नहीं, तो आसानी से दे सकता है। बेटा ये बी वाले को भी दे सकता है, और बेटा ये ए बी वाले को भी दे सकता है। यानी कि बेटा वो वह ब्लड ग्रुप है जो सभी इंसानों को ब्लड डोनेट कर सकता है, सभी इंसानों को ब्लड दान कर सकता है। और बेटा जो सब ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है वो होता है सर्वदाता, वो होता है बेटा सर्वदाता। ये ऐसा ब्लड ग्रुप है बेटा वो जो सभी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। कौन? ओ वाला, ये देख सकते हो। अब मैंने एक चीज बताई है कि समान वाला समान से ले सकता है और समान वाला समान को दे सकता है। तो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ये बेटा ए को दे सकता है और ए से ले सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी को दे सकता है और बी से ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी को दे सकता है और ए बी से ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ को दे सकता है और ओ से ले सकता है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब आप देखोगे बेटा कि ये जो ए बी है, इस ए बी को भैया हर कोई दे सकता है, इस ए बी को हर कोई दे सकता है, हर कोई दे सकता है। तो बेटा ये ए ब्लड ग्रुप वाला क्या ए के अलावा इस ए बी को डोनेट करेगा? नहीं करेगा? करेगा भैया। सेम वैसे ही बेटा क्या ब्लड ग्रुप बी वाला इस ए बी को ब्लड डोनेट करेगा? नहीं करेगा? तो करेगा भैया। क्या ए बी इस ए बी को करेगा? बिल्कुल करेगा, जो हमने लिख दिया। क्या ओ वाला ए बी को करेगा? तो करेगा, बिल्कुल हमने लिख दिया बेटा। अब बात आती है, क्या ये जो सर्वदाता है ओ वाला, ये ओ वाले को भी डोनेट करता है, ए वाले को भी डोनेट करता है, बी वाले को भी डोनेट करता है और ए बी वाले को भी डोनेट करता है, यानी कि सभी को डोनेट करता है। तो बेटा क्या सभी इससे लेंगे या नहीं लेंगे? अरे भाई डोनेट कर रहा है तो लेंगे भी सही। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि इसमें एंटीजन नहीं पाई जाती, इसलिए बेटा ये सबको डोनेट करता है, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होती नहीं है। तो बेटा ये जो ओ वाला व्यक्ति है, ये ओ वाला व्यक्ति है, ये इसको भी देगा। किसको? इस ए को भी देगा, यानी कि इस ए को भी देगा, इस बी को भी देगा बेटा, इस ए बी को देगा जो मैंने पहले से लिखा हुआ है, और बेटा इस ओ को तो देगा ही देगा जो मैंने पहले से लिखा हुआ है। बोलो। तो यहां आपकी ये सारणी बन करके तैयार हो चुकी है। जो आप किताबों में सारणी पढ़ते हो बेटा, इस सारणी को बनाने में पूरा 1 घंटा लगता है। 1 घंटे का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 1 घंटे का ज्ञान है तो बेटा आप इस सारणी को अच्छे से बना सकते हो। मैंने यहाँ पर जब भी किसी को ब्लड दिया है या ब्लड लिया है बेटा, तो मैंने क्या ध्यान रखा है कि एंटीजन और एंटीबॉडी समान रक्त में सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम हो गई बेटा तो ब्लड का स्कंदीकरण हो जाएगा, रक्त का थक्का जम जाएगा, आपकी नसें ब्लॉक हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा, परिसंचरण तंत्र आपका समाप्त हो जाएगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। जब भी मैंने किसी को ब्लड दिया है या ब्लड लिया है बेटा, तो मैंने ये चीज का ध्यान रखा है कि किसी का एंटीजन और एंटीबॉडी समान रक्त में सेम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस तरीके से नहीं पता बेटा, ये ध्यान रखना बेटा, ये जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन दोनों से, कि सर्वग्राही कौन सा और सर्वदाता कौन सा। अभी तो मैं आपको बेटा प्लस माइनस में भी बताने वाला हूं कि वास्तविक में सर्वग्राही कौन सा है और वास्तविकता में सर्वदाता कौन सा है, तो वो अगली क्लास में आएगा। लेकिन अगर आपको ये सारणी याद नहीं होती, ये डोनेट वाला आपके समझ में नहीं आया, एक्सेप्ट वाला आपके समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, सिंपल सा तरीका बताता हूं। जैसे कि ऊपर लिखो ओ, यहां पर लिखो ए, यहां पर लिखो बी और यहां पर लिखो बेटा ए बी। अब इनका मुंह नीचे की ओर कर दो, इनका तीर का निशान नीचे की ओर कर दो सबका, ये कर दिया भैया।
इनका तीर का निशान नीचे की ओर कर दो, कर दिया। अब ये स्वयं एक दूसरे से ब्लड दे सकते हैं और दे सकते हैं, इसलिए इनके एक दूसरे की ओर भी तीर का निशान लगा दो। अगर आप यहां से देखते हो, अब देखो जिस तरफ से तीर का निशान आ रहा है यानी कि वो वहां से ले सकता है, और जिस तरफ से तीर का निशान जा रहा है यानी कि वो दे सकता है। अगर आप ए की कहानी देखोगे बेटा, तो ए को ब्लड कौन कौन दे सकता है? ओ दे सकता है और बेटा ए दे सकता है। तो ये बेटा एक्सेप्ट किससे कर रहा है? ए से और ओ से। लेकिन ये ए किसको डोनेट कर सकता है? तो ये ए को भी डोनेट कर सकता है और ए बी को भी डोनेट कर सकता है। ए को भी डोनेट कर रहा है, ए बी को भी डोनेट कर रहा है। वैसे ही अगर आप बी की कहानी देखते हो तो बी वाला बी को भी डोनेट कर रहा है और बेटा बी ए बी वाले को भी डोनेट कर रहा है। तो बेटा ये बी वाले को भी डोनेट कर रहा है, ए बी वाले को भी डोनेट कर रहा है। लेकिन बी वाला किससे एक्सेप्ट कर रहा है? ओ से भी एक्सेप्ट कर रहा है और बी से भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो बी से भी एक्सेप्ट कर रहा है, ओ से भी एक्सेप्ट कर रहा है। ए बी वाले की बात करें तो ए बी वाला किस किस से एक्सेप्ट कर रहा है? बी से, ओ से, ए से। अरे बी ए, ये देखो ए बी से भी कर रहा है, बी से भी कर रहा है, ओ से भी कर रहा है और ए से भी कर रहा है। तो बेटा ये सबसे एक्सेप्ट कर रहा है। देखो इधर देखो, सबसे एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन दे किसको दे रहा है? तो बेटा ये सिर्फ बी को दे रहा है, क्योंकि इसमें तीर नीचे की ओर भी ऊपर की ओर भी, यानी कि बी से भी, ए बी से ले भी सकता है और ए बी को दे भी सकता है। तो ये ए बी को डोनेट कर रहा है। ओ की बात करें तो ओ वाला सिर्फ बेटा किससे एक्सेप्ट कर रहा है? तो सिर्फ ओ से एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये रहा। और ओ वाला किस किस को डोनेट कर रहा है? तो ए को भी डोनेट कर रहा है, बी को भी डोनेट कर रहा है, ए बी को भी डोनेट कर रहा है और ओ को भी डोनेट कर रहा है। तो ये मैंने लिख दिया। अब आ गया समझ में? अगर आप ऐसे नहीं तो बेटा ऐसे कर सकते हो। अब बेटा मैं आपको ऐसा क्यों होता है बेटा, क्यों एंटीजन और एंटीबॉडी, अगर ये सारणी आपको इस तरीके से समझ में नहीं आई है तो इस सारणी को मैं बेटा दूसरे तरीके से आपको समझा देता हूं कि भैया हम ए ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड वाले को ब्लड ग्रुप क्यों नहीं दे सकता। ध्यान से समझना। मान लीजिए बेटा ए है, अब इस ए में पाया जाता है एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन तो स्मॉल ए होगा इसमें, क्योंकि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है वो इसका ब्लड ग्रुप होता है। तो ऊपर वाला ब्लड ग्रुप है, ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी। तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगा? इसमें एंटीबॉडी होगा बेटा बी। ठीक है, एक बी ले लेते हैं। तो बी वाले में एंटीजन क्या होगा? बी वाले में एंटीजन क्या होगा और एंटीबॉडी क्या होगा? तो बी वाले में बेटा एंटीजन जो होगा वो होगा बी, क्योंकि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन पाया जाता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। इसके विपरीत होती है एंटीबॉडी ए। एंटीबॉडी क्या होती है बेटा? एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी होती है ए। अब देखो यहाँ पर ए एंटीजन है और यहाँ पर एंटीबॉडी भी ए है। तो आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन पाया जाता है तो इसमें एंटीबॉडी भी पाई जाएगी। इसमें आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन पाया जाता है तो इसमें एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी सेम सेम हो गई। मैंने क्या कहा था कि समान रक्त में बेटा एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए। इसलिए बेटा कभी भी ए वाला व्यक्ति को जो बी वाला व्यक्ति है वो कभी भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, ना ही ए वाला व्यक्ति बी वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है। आ गए समझ में? इस तरीके से आप किसी का भी देख सकते हो। अब ओ वाले का देख लेते हैं। आप कहोगे कि सर ये तो आपने रटा रटाया बता दिया। तो ओ वाले का भी देख लेते हैं बेटा कि ओ वाला व्यक्ति ये सबको डोनेट क्यों कर सकता है। तो ओ वाले में एंटीजन क्या पाया जाता है? तो बेटा ए वाले में कुछ भी एंटीजन नहीं होता और एंटीबॉडी क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी पाई जाती है बेटा ए बी। तो बेटा ये ओ वाला ए के घर में आ रहा है तो बेटा इसको क्या दिक्कत है? इसमें कोई एंटीजन आ ही नहीं रही है। तो इसमें कोई एंटीजन आ ही नहीं रही है तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या सेम होगी क्या? बोलो, क्या सेम होगी क्या? नहीं होगी भैया। एंटीजन और एंटीबॉडी सेम कहाँ हो रही है? देखो सेम नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए एंटीजन है लेकिन यहाँ तो एंटीजन आ ही नहीं रहा। ये एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो रही है क्या? नहीं हो रही बेटा, क्योंकि इसमें एंटीजन है नहीं है। यहाँ पर बी एंटीबॉडी, तो क्या दिक्कत है? किसके खिलाफ हथियार बनाएगी? अरे ओ बेटा इस ए के घर में आ रहा है तो एंटीजन इसमें है ही नहीं है, तो एंटीबॉडी किसके खिलाफ हथियार बनाएगी? क्या एंटीबॉडी के खिलाफ बनाएगी क्या? नहीं बेटा, इसके खिलाफ आएगी, क्योंकि एंटीबॉडी तो पहले से ही इसमें है। ये जो नया आता है बेटा उसके खिलाफ लड़ती है। यानी कि समान रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होनी चाहिए, ये रीजन। अगर हो गया तो बेटा फिर ब्लड का स्कंदीकरण हो जाता है, आपकी नसें ब्लॉक हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम डैमेज हो जाता है।
तो कुछ इस तरीके से बेटा ये सारणी होती है। आशा करता हूँ बेटा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा कल हम पढ़ने वाले हैं RH फैक्टर के बारे में, RH का कारक के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे ए पॉजिटिव ब्लड क्या होता है, ए नेगेटिव ब्लड क्या होता है, बी पॉजिटिव ब्लड क्या होता है, बी नेगेटिव ब्लड क्या होता है, ए बी पॉजिटिव ब्लड क्या है, ए बी नेगेटिव ब्लड क्या है, ओ पॉजिटिव ब्लड क्या है, ओ नेगेटिव ब्लड क्या है, और कौन सा प्लस वाला क्या माइनस वाले को ब्लड दे सकता है क्या माइनस वाला प्लस वाले को भी दे सकता है क्या। जो आपके सारे दिमाग में जो क्वेश्चन है बेटा वो सारी चीजें हम आपको बता देंगे। ये जो एंटीजन ए बी के अलावा एक एंटीजन और पाया जाता है जिसे डी एंटीजन कहते हैं और उसे RH एंटीजन भी कहते हैं, और उसी डी एंटीजन के कारण बेटा इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव आता है इन ब्लड ग्रुप पर। तो उसके बारे में हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे। गाइज ये सारणी आपको अगर आपको कम समझ में आई है तो बेटा टेंशन मत लेना, क्योंकि हर इंसान को कम आती है। जो मैंने आपको एक अलग से एक सारणी बनाई थी ना छोटी सी, जिसमें हम किस किस को ब्लड दे सकते हैं, किस किस से ले सकते हैं, उस हिसाब से भी आप जान सकते हो, और एक दो बार पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो ये समझ में नहीं आई है इसको एक बार और देख लेना, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज यहीं तक रखते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बताओ कैसी लगी आपको वीडियो। अब अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक कर दो, छोटा सा कमेंट कर दो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो देख के निकल जाते हो, और ना ही कमेंट करते ना ही लाइक करते। अरे बेटा इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो इतना साथ तो कर ही सकते हो, कर दीजिए। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। इसका पार्ट 2 देखना मत भूलना। बाय बाय।